अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग बख़ैर होंगे। मेरे YouTube चैनल इक़बाल स्टडी सर्किल पर आपका इस्तक़बाल है। इससे क़बल मैंने मानू के एम.एड 2017 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें से 50 सवालात हल कराए थे। बकिया 50 सवालात की फ़हरिस्त हमारे सामने है। चलते हैं, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हिस्सा बा का स्टार्ट हो रहा है। तालीम की फ़लसफ़ियाना और समाजी बुनियादें, इसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तालीम की फ़लसफ़ियाना और समाजी बुनियादें। सवाल नंबर 51 है, फ़लसफ़ा और तालीम एक ही सिक्के के दो रुख हैं। फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये बात किसने कही थी? जॉन डेवी ने, जेस रॉस ने, डेस्कार्ट ने, डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक मक़ूला है, इसका जवाब सही सही पता होना चाहिए। ये बात कोई भी कह सकते हैं, लेकिन जब किताबों से ताल्लुक़ होगा तो इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो इसका जवाब है बी, जे एस रॉस ने ये बात कही थी, जे एस रॉस ने। आगे चलिए, डेवी ने किस चीज़ पर जोर दिया? ज़िंदगी के लिए तैयारी, प्रिपरेशन फॉर लाइफ, तजर्बे की तश्कील नौ, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस लाइफ, इआदा हुसूल इल्म, इनमें से किस पर? तो इसका जवाब है कि जॉन डेवी ने तजुर्बे की तश्कील नौ, इस पर जोर दिया। आगे चलिए, फ़लसफ़ा आइनियत का सबसे बड़ा मकसद क्या है? एडलिस्ट फ़िलासफ़ी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? क्या फ़िज़िकल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट या सेल्फ़ रियलाइजेशन? तो आपको पता होना चाहिए कि आइडियलिस्ट फ़िलासफ़ी तकमील ज़ात मतलब सेल्फ़ रियलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। उसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि आदमी ख़ुद की शनाख्त कर ले, आदमी अपनी शनाख्त इस कदर कर ले कि वो अपनी तरक्की में लगा रहे, यहाँ तक कि वो अपनी ज़ात को कामिल और मुकम्मल बना ले। तो इसका आंसर हो गया तकमील ज़ात। अगला सवाल है, फ़लसफ़ी वो है जो सच्चाई की नज़र के चाहने वाले होते हैं। फ़लसफ़ी वो है, फ़िलोसफ़र्स आर दोज हु आर लवर्स ऑफ द विज़न ऑफ ट्रूथ। ये बात किसने कही थी? तो ये बात सुक़रात ने कही थी, ये बात सुक़रात ने कही थी। चलिए आगे, मनसूबाई तरीक़े तदरीस किस फ़लसफ़े की उम्दा देन है? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है, किस फ़लसफ़े की है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है फ़लसफ़ा प्रैग्मेटिज़्म की है, ठीक है, अमलियत की। फ़लसफ़ा अमलियत ने ही मतलब किलपैट्रिक ने ही प्रोजेक्ट मेथड दिया। इस चीज़ को जॉन डेवी ने भी आगे बढ़ाया, ठीक है। आगे चलिए, समाजी नुक्ते नज़र से तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? समाजी नुक्ते नज़र से तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? तालीम बराए रूहानी इर्तिक़ा, तालीम बराए रोज़गार, तालीम बराए इक़्तिदार, तालीम बराए जमहूरी शहरियत। तो इसका जवाब ज़ाहिर सी बात है कि डी होगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ समाजी नुक्ते नज़र से पूछा जा रहा है, ठीक है। समाजी नुक्ते नज़र से तालीम का बुनियादी मकसद तो यही होगा कि अफराद को तैयार किया जाए ताकि वो सही तरीके से समाज में जीना सीख जाए। एक जमहूरी शहरी ही किसी भी सोसाइटी में सही तरीक़ों सही मायनों में एडजस्ट हो सकता है। तो समाजी नुक्ते नज़र से तालीम का बुनियादी मकसद तालीम बराए जमहूरी शहरियत होगा। दुनिया में हिंदुस्तानी सकाफ़त की क्या पहचान है? क्या हिंदुस्तानी सकाफ़त ये मगरबी तहज़ीब का अक्स है? बिल्कुल नहीं। जदीद तहज़ीब? नहीं, हिंदुस्तानी सकाफ़त जदीद तहज़ीब भी नहीं है। वहदत में कसरत, डाइवर्सिटी इन यूनिटी? नहीं, ये भी नहीं। तो फिर डी बच रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ मुख्तलिफ़ तरह के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ जातियों के, नस्ल के, रंग के, अलग अलग तरह के खान पान वाले, लिबास वाले। तो यहाँ पर तनव्वुअ बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ की सकाफ़त क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कसरत में वहदत, ठीक है। मतलब कई होते हुए भी हम सब लोग एक हैं। तो इसका जवाब होगा डी, इसका जवाब होगा डी, ये वाला। आगे चलिए, आइन की कौन सी दफ़ा ममलकत को दर्ज फहरिस्त ज़ातों और जमातों मतलब एससी और एसटी की तालीमी मफादात को फ़रोग़ देने का हक़ अता करती है? ये दफ़ा 46 में है, दफ़ा 46। इससे पहले चलिए आगे, कोई फ़र्द अपने इक्तिसाब लर्निंग का आगाज़ कब करता है? तो लर्निंग का आगाज़ ज़ीरो से करता है, मतलब बिल्कुल बचपन से स्टार्ट करता है, ठीक है ना। उससे पहले लर्निंग का आगाज़ कैसे करेगा?
उससे कबल तो उसका वो जिस्मानी फ़रोग़ हो रहा होता है, लेकिन यहाँ इक्तिसाब की बात हो रही है कि वो सीखना कब शुरू करता है, तो ये बचपन से होता है। जैसे जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है, उन्होंने 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 इस तरीके से वो ऊपर चढ़ते हैं। तो 0 से उन्होंने आगाज़ किया है, तो लर्निंग का आगाज़ बचपन से होता है। हिंदुस्तानी सकाफ़त की अहम ख़ुसूसियत क्या है? क्या ये मगरबी सकाफ़त की पैदावार है? क्या ये हिंदुओं की सरपरस्ती वाली सकाफ़त है? या नंबर सी, बदलते हुए हालात से मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत वाली ख़ुसूसियत इसके अंदर है, या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदुस्तानी सकाफ़त की सबसे बड़ी और अहम ख़ुसूसियत ये है कि ये बदलते हुए हालात से मुताबिकत पैदा कर लेती है। यहाँ कई अक़वाम आए, इन 4000-5000 सालों में कई नस्लें आई, और हिंदुस्तानी सकाफ़त उन तमाम आने वाले नस्लों का, हमलावरों का, जो यहाँ आए, बस गए या चले गए, उनकी सकाफ़त को किसी न किसी हद तक कबूल किया, उनसे मुताबिकत पैदा की। तो इसका जवाब होगा 60 का जवाब होगा सी, कि ये बदलते हुए हालात से मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत रखती है। तालीम की नफसियाती बुनियादें, अब ये वाला देखिए, तालीम की नफसियाती बुनियादें, सवाल नंबर 61। तालीमी नफसियात तदरीस व इक्तिसाब का मुताला है, ये तारीफ़ किसने बयान किया? तालीमी नफसियात जो है ये टीचिंग एंड लर्निंग का मुताला है, ये बात किसने कही है? तो इसमें देखिए ऑप्शन है N.L. मन, कॉलेस ई स्किनर, जेम्स रॉस, विलियम जेम्स। तो इसका जवाब है N.L. मन। ठीक है, इसका जवाब होगा एक वाला, पहला वाला। आगे चलिए, किस तरीक़े ने तालीमी नफसियात को एक साइंस बना दिया? ज़ाहिर सी बात है कि तालीमी नफसियात में सर्वे भी होता है, क्लिनिकल तरीक़ा भी अपनाया जाता है, मुशाहदाती तरीक़ा भी अपनाया जाता है, एक्सपेरिमेंटल तरीक़ा भी अपनाया जाता है। लेकिन तालीमी नफसियात इससे पहले सिर्फ नफसियात का एक पहलू था। नफसियात ख़ुद एक जो है फ़लसफ़े का एक पार्ट था, है ना। कुछ दिनों के बाद नफसियात उससे अलग हुआ, फिर नफसियात से तालीमी नफसियात अलग हुआ। ये चीज़ कब हुआ? जब नफसियात में तालीमी पहलू से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया जाने लगा। आपने देखा स्किनर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पैब्लो भी कर रहे हैं, कोफ़का कोलर भी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो कई ऐसे तालीमी नफसियातदां हैं या तालीम के माहिरीन हैं या दिगर शोबों के माहिरीन हैं जिन्होंने तालीमी पहलू को लेकर के तहक़ीक़ की। नतीजा ये हुआ कि तालीमी नफसियात अपने आप में एक डिसिप्लिन बन गया, एक साइंस बन गया। चलिए आगे चलिए, दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत बुलूगियत की खुसूसियत नहीं है? देखिए, बुलूगियत जो होता है वो एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर बच्चों के मिजाज में बड़ी उथल पुथल होती है। कोई वीर पूजा में उलझा हुआ होता है, कोई अपने आप में गुम होता है, कोई दूसरों की पैरवी करने वाला होता है, किसी में बगावत का रुझान होता है, कोई बहुत ही इबादत गुजार बन जाता है। तो अजीब अजब तरह की जहनीत होती है उस उम्र में। तो हम इसका जवाब देंगे, इसका जवाब होना चाहिए सी। ठीक है, सी मतलब सीक्वेंस में यकसानियत नहीं होती है। ठीक है, तीनों खासियत होती है, बस यकसानियत नहीं होती है। तो इसका 63 का जवाब होगा सी, मतलब सिलसिला और तवातुर में यकसानियत, ये जवाब होगा। यही ऐसी खासियत जो उस वक्त नहीं होती है। अगला देखिए 64 नंबर, वो कौन सी फितरी सलाहियत, नेचुरल एबिलिटी है जो किसी शख्स को किसी काम में कामयाबी दिलाती है? क्या दिलचस्पी, रवैया, सी एप्टीट्यूड, डी इंटेलिजेंस? कौन सी फितरी सलाहियत है जो किसी शख्स को किसी काम में कामयाबी दिलाती है? ये एप्टीट्यूड हुआ, अंदरूनी सलाहियत जो मुमकिन है कि सोई भी हो, लेकिन आपके अंदर वो सलाहियत है, मुमकिन है कि आप पहचान ना रहे हो। अगर आपने उसको पहचान लिया तो मुमकिन है आप कामयाब हो जाएं। एटीट्यूड ये भी एक अच्छी चीज़ है, किसी चीज़ के ताल्लुक़ से जब हमारा बहुत दिनों तक किसी चीज़ से ताल्लुक़ रहता है तो धीरे धीरे हमारे अंदर उस चीज़ के तई बेहतर रवैया पैदा होना शुरू हो जाता है। ज़हानत जो है फितरी सलाहियत को जगाने का काम करती है और हमें उसमें कामयाबी दिलाती है। लेकिन असल चीज़ है इंटरेस्ट। अगर आपको किसी चीज़ में दिलचस्पी है तो मुमकिन है कि अगरचे आप कम ज़हीन हों, लेकिन दिलचस्पी की बदौलत उस काम में आप कामयाब हो सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब होगा दिलचस्पी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर आपका जग गया और इंटरेस्ट अगर दिन ब दिन बढ़ता रहा तो आप किसी भी शोबे में या किसी भी खिदमत की अंजामदही में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है कि तख्लीक़ियत से क्या मुराद है?
तख्लीकियत से क्या मुराद है? क्या इससे रिप्रोडक्शन मुराद है, न्यू प्रोडक्शन मुराद है, या रिपीटेशन मुराद है, या इंजज़ाबी प्रोडक्शन मुराद है? तख्लीकियत किसे कहते हैं? इस सवाल का जवाब मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब जो है डी होना चाहिए, एसिमिलेटेड प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब तख्लीकियत एक ऐसी सलाहियत है कि सपोज़ कोई चीज़ पहले ही से पैदा करता है, कोई चीज़ नई चीज़ बनी हुई है, उसमें आदमी अपने तख्लीकी जहन से इनोवेशन लाता है, कुछ नया करता है उन्हीं चीज़ों में। एक तरह से ये एसिमिलेटेड प्रोडक्शन है। खैर, इस सवाल को और गहराई से देख लीजिएगा। सवाल नंबर 66 है कि कौन तज्ज़ियाती नफ्सियात से मुतालिक है? कौन तज्ज़ियाती नफ्सियात से मुतालिक है? तो इसका जवाब है C.A. जुंग। C.A. जुंग ये तख्लियाती नफ्सियात से मुतालिक है। इन्हीं का थ्योरी है शख्सियत के बारे में कि 3 तरह की होती है, एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट वगैरह वगैरह। आगे चलिए, 67 ये वाला हम देख रहे हैं कि इक्तिसाब के बुनियादी क़वानीन कितने हैं? तो इक्तिसाब के बुनियादी क़वानीन 5 हैं। ठीक है, आगे चलिए, ज़हनी उम्र का तस्वुर किसने दिया? ये हम में से हर कोई जानता है, ज़हनी उम्र का तस्वुर अल्फ्रेड बिने ने दिया। अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे। मुजरिम बच्चों को किस ग्रोह में शामिल किया जाता है? मुजरिम बच्चे जो होते हैं वो समाजी एतबार से इस्तिस्नाई बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे समाज में बहुत ही कम होते हैं। तो अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर गलत कर रहा है तो उसके जिस्मानी इस्तिस्नाई तो हो नहीं सकता है कि उसके जिस्म में ख़राबी है इसलिए वो गलत कर रहा है, या उसके जहन में ख़राबी है ना, उसका IQ लेवल बहुत तेज़ है या बहुत कम है इसलिए वो जो है मुजरिम बना हुआ है, या जज्बाती इस्तिस्नाई कि वो बहुत ही बुद्धू है, मतलब बिल्कुल डल बना हुआ है इसलिए वो मुजरिम है, या बहुत ही गुस्से वाला है इसलिए मुजरिम है। ऐसा तो नहीं है, हमारे समाज में बहुत तेज़ लोग भी होते हैं, तेज़ जहन के और सुस्त जहन के भी होते हैं, वो मुजरिम नहीं हो जाते हैं। मुजरिम बच्चों को, डेलिकेंट चिल्ड्रन को किस ग्रोह में शामिल किया जाता है? तो ऐसे बच्चों को समाजी इस्तिस्नाई मतलब सोशली एक्सेप्शनल ग्रुप में शामिल किया जाता है कि ऐसे बच्चे समाजी एतबार से एक्सेप्शन होते हैं। एक आम क्लास में जहनी तौर पर पसमानदा बच्चों का फ़ीसद आम तौर पर कितना होता है? तो इसका जवाब है 5%। जब आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व देखेंगे तो उसमें बिल्कुल जहनी तौर पर पसमानदा बच्चे जो होते हैं बिल्कुल किनारे होते हैं बाएं तरफ माइनस में। ठीक है, तो उसकी फ़ीसद 5 ही होती हैं। चलिए आगे थी इत्तलाआती और तरसीली टेक्नोलॉजी, ये वाला हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल नंबर 71 कि तदरीस व इक्तिसाब के 4 पहलू कौन से हैं? मतलब टीचिंग लर्निंग के 4 पहलू कौन से हैं? जाहिर सी बात है कि टीचिंग लर्निंग के 4 पहलू कौन होंगे? इसका जवाब है कि ए ही होगा। मतलब कि जब हम पढ़ने और पढ़ाने का काम शुरू करेंगे तो उसमें कोई मौलिम चाहिए, कोई स्टूडेंट चाहिए, सीखने का काम मतलब प्रोसेस चाहिए, और सीखने की सूरत हाल मतलब इन्वायरमेंट चाहिए। तो ये 4 चीज़ें होंगी। ठीक है, मतलब स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, टीचर चाहिए, प्रोसेस चाहिए, उसके बाद इन्वायरमेंट चाहिए। ये चारों चीज़ें होंगी। ठीक है, तभी होगा। इन चारों के होने से ही तदरीस इक्तिसाब अंजाम पाता है। सरगर्मी के उसूल को और क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी को। जाहिर सी बात है, जब एक्टिविटी की बात आ गई तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग ही होगा, है ना। लर्निंग बाय डूइंग का ही दूसरा नाम प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है। तो आपका जवाब हुआ C। आगे चलिए, इस्तिक़राई तरीक़े में क्या किया जाता है? इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? इंडक्टिव मेथड में हम बिलउमूम मिसालों के ज़रिए से आम उसूल अख़ज़ करते हैं। क्या करते हैं? मिसालों के ज़रिए से आम उसूल अख़ज़ करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है जो अभी नया नया समझ पैदा किया, मतलब 3 साल 4 साल का बच्चा, वो देखता है कि गाय भी मतलब कि गाय भी घास भूसा खा रही है, बकरी भी घास भूसा खा रही है, और ऊँट भी खा रहा है, हाथी को देख रहा है वो भी घास भूसा खा रहा है, पत्ता खा रहा है। तो वो इस नतीजे तक पहुंच सकता है कि जितने भी 4 पैर वाले जानवर हैं वो घास भूसा खाते हैं। तो देख रहे हैं, मखसूस मिसालों के ज़रिए बच्चे आम उसूल अख़ज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई सीख रहा है या इस तरह सिखाने का काम कर रहा है तो ये इंडक्टिव मेथड कहलाएगा। डिडक्टिव मेथड में इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। जैसे इसी मिसाल में हम किसी बच्चे को ये सिखाना शुरू करें कि जो भी घास भूसा खाता है वो
चार पैरों वाला जानवर कहलाता है। तो इसमें हमने एक उसूल दे दिया उसको कि घास भूसा खाने वाले जानवर होते हैं या वो चार पैर वाला होता है। फिर अब वो बच्चा देखेगा कि चार घास भूसा कौन कौन खा रहा है, बकरी खा रही है, अच्छा तो ये भी चार पैर वाला होगा, यकीनन होगा। गाय खा रही है, अच्छा ये भी तब तो चार पैर वाला ही होगा। तो अगर उसूल से खुसूस की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये डिडक्टिव मेथड में होता है। लेकिन अगर मखसूस मिसालों के ज़रिए से कोई कुल्लिया अख्ज़ कर रहे हैं तो ये इस्तिक़राई तरीक़े में होता है। इस्तिक़रा का मतलब ये होता है खोज करना, किसी खोज के ज़रिए से हम किसी एक आम उसूल तक पहुँचते हैं। तालीमी मक़ासिद का तयन कौन करता है? तो इसका जवाब है भैया कि इसका फ़लसफ़ा ही तालीमी मक़ासिद का तयन करता है। फ़लसफ़ा ये बताता है कि आप क्या पढ़ेंगे, फ़लसफ़ा ये बताता है कि आपके पढ़ाई का मकसद क्या होगा, आपका स्कूल कैसा होगा, आपका सिलेबस कैसा होगा, आपका जो है इन्वायरमेंट क्या होगा, आप किन समाजी और जिस्मानी, सरकारी और कह लीजिए कि वालिदैन के मक़ासिद को तकमील करेंगे पढ़ाई के ज़रिए से। ये सारा कुछ फ़लसफ़ा का काम है। फ़लसफ़ा ही आपको बतलाएगा कि आप क्या पढ़ें और जो है किस मकसद के तहत पढ़ें। नफ्सियात का काम तो ये है चाइल्ड साइकोलॉजी का कि आप उसको कैसे पढ़ाएं। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी ये बताता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं, बच्चों को पढ़िए फिर बच्चों को कैसे पढ़ाएं ये सीखिए। ये सारी चीज़ें नफ्सियात में होती हैं, लेकिन तालीम मक़ासिद का तयन फ़लसफ़ा करता है। इक्तिसाब वो अमल है जिसका नतीजा बर्ताव में तब्दीली होता है। इक्तिसाब वो अमल है जिसका नतीजा बर्ताव में तब्दीली होता है। मतलब जब आप कुछ सीखते हैं, ठीक है, जब आप कुछ सीखते हैं तो आपके जहन में या आपके अमल में तब्दीली होती है, बदलाव आता है। तो अगर आपके जहन में मतलब सोच में, मालूमात में और बिहेवियर में, रवैये में बदलाव नहीं आया तो गोया आपने कोई चीज़ नहीं सीखा। ये कोटेशन किसका है? तो ये कोटेशन जो है वुड्सवर्थ का है। ठीक है, तो जवाब होगा ए। आगे चलिए, अमल तदरीस में अमल तदरीस के कितने मराहिल हैं? तो अमल तदरीस मतलब टीचिंग प्रोसेस के 3 मरहले हैं। एक पढ़ाने से पहले, एक पढ़ाने के दौरान, एक पढ़ाने के बाद। पढ़ाने से पहले हम पढ़ाने की तैयारी करते हैं, पढ़ाने के दौरान हम पढ़ाने का काम करते हैं, अब पढ़ाने के बाद हम उसका इवेलुएशन करते हैं। तो एक प्री है, एक प्रो है, एक पोस्ट है। ठीक है, आगे चलिए, जिद्दत तराज़ी किस किस्म की कोशिश है? देखिए, जिद्दत तराज़ी जो है जैसे मकान बनाना, अगर ये मकान किसी ने बनाया तो एक तरीके से कह लीजिए कि एक इंसान के रहने के लिए एक नई चीज़ का ईजाद हुआ। अब इसमें रंगो रोगन पेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये प्लानिंग के साथ होगी। जो इन्वेंशन होता है वो ज़रूरी नहीं कि प्लानिंग के साथ हो। भाई बहुत सारी खोज ऐसी है जो इत्तेफाकी तौर पर हासिल हो गई। बिजली की खोज इत्तेफाकी तौर पर हासिल हो गई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अचानक से जो है लोगों को पता चला और खोज कर रहे थे किसी और चीज़ की और खोजी चली गई कोई चीज़ और। लेकिन इनोवेशन में क्या होता है कि खोजी हुई चीज़ों में ही हम रद्द बदल करते हैं, उसको उम्दा बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो प्लानिंग के साथ होता है। तो जिद्दत तराज़ी का काम ये मनसूबाबंद काम है। तो इसका जवाब होगा ए, प्लान्ड। ठीक है, CAT से क्या मुराद है? CAT से बहुत कुछ मुराद हो सकता है, लेकिन एजुकेशन फील्ड में या टीचिंग क्या क्या कहिए ICT जब हम पढ़ेंगे तो CAT से मुराद होगा कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग। यहाँ पर यही मुराद है। ठीक है, पढ़ने पढ़ाने का काम हो रहा है तो कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग मुराद होगा। ठीक है, वो कैट एग्ज़ाम होता है वो यहाँ मुराद नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल किसने पेश किया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल आप सब लोग जानते हैं, जीन पियाजे ने पेश किया था। ठीक है, चलिए आगे चलिए, जिसमें उन्होंने अदवार बताया था। क्या था? सेंसरी मोटर, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और वगैरह वगैरह। उसके बाद आगे चलिए, तदरीसी बर्ताव किस किस्म की सरगर्मी है? तदरीसी बर्ताव का मतलब होता है पढ़ाने का काम। पढ़ाना किस तरह की सरगर्मी है? एक आम सवाल ये होगा अगर इसको आसान करके बोलें कि पढ़ाना किस तरह की सरगर्मी है, तो जाहिर सी बात है कोई बिना मकसद के थोड़ी ना पढ़ाता है। तो ये गोल डायरेक्टेड है, मकसूदी है, मतलब किसी मकसद के तहत बामकसद आदमी तदरीस करता है। जैसे बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाना, उनके मालूमात में इजाफ़ा करना, उसको एक अच्छा शहरी बनाना, ज़िंदगी जीने के लायक बनाना, यही ज़ाहिर सी बात ये सारा कुछ एक गोल है। तो उसी गोल को अचीव करने के लिए आदमी टीचिंग करता है। अब आ गया मदरसे का इंतज़ाम, मतलब स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट, इसमें देखिए कितने सवालात हैं, चलिए उसको हल करते हैं।
तालीमी इंतज़ामिया से मुतालिक नज़रियात की तकसीम दो अहम किस्मों में की जाती है। पहली किस्म जमहूरी और दूसरी किस्म क्या होगी? तो तालीमी इंतज़ामिया की किस्में हम लोग बिलुमूम जो पढ़े हैं वो 3 पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेटिक है और लेज़िस फेयर है। लेकिन ऑटोक्रेटिक और लेज़िस फेयर क्या कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने 2 ही किस्मों में इसको तकसीम किया है। पहली किस्म डेमोक्रेटिक माना है और दूसरा किस्म आपको खोजने के लिए कहा गया है। तो ऑटोक्रेटिक का ही अल्टरनेट करिए टोटलिटेरियन मुतलकुल अनानी, जहाँ पर कोई एक प्रिंसिपल हो या डायरेक्टर हो, उसी की मनमर्जी चले, किसी से मशवरा न करे। तो दूसरी किस्म जो है मुतलकुल अनानी मानी जाएगी, टोटलिटेरियन। ठीक है ना। चलिए आगे चलिए। ग्लोबली या ऑर्गेनाइजेशनल मोनार्की, ये सारी किस्में नहीं होगी। ठीक है, टोटलिटेरियन ही होगी। सवाल है 82 नंबर पर कि जमहूरी तालीमी इंतज़ामिया का एक अहम उसूल है। क्या उसूल है? ज़िम्मेदारियों का इश्तराक, इनफरादियत का ख़ात्मा, अफराद के दरमियान तनाज़ुआ, इंतज़ाम और स्टाफ के दरमियान तनाज़ु। ज़ाहिर सी बात है तनाज़ु तो आम उसूल होगा नहीं, तो सी और डी तो ख़त्म हो गया। इनफरादियत का ख़ात्मा क्यों करेंगे भाई? ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा लोग मशवरे देंगे तो अच्छी चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। तो जब तक आप ज़िम्मेदारियों का इश्तराक नहीं करेंगे, लोगों को काम नहीं बांटेंगे, उनसे काम नहीं लेंगे, सबको लेकर नहीं चलेंगे, तो एक अच्छा तालीमी इंतज़ामिया कायम नहीं हो सकता। जमहूरी तालीमी इंतज़ामियों में सबको शामिल किया जाता है। तो आपको 82 का जवाब होगा ए। ठीक है। 83 देखिए, स्कूल के हक़ में बेहतर है कि सदर मुदर्रिस स्कूल की मनसूबाबंदी में स्टाफ को लाजमी तौर पर शामिल करे। इससे क्या होगा कि जो गोल है उसको अचीव करने में आसानी होगी, क्योंकि सब लोग फिर एक ही डायरेक्शन में सोचेंगे। पोस्ट कॉर्म में डी से क्या मुराद है? पोस्ट कॉर्म किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था। ये तालीमी इंतज़ामिया के 7 उसूल हैं और इसमें देखिए पी से प्लानिंग है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग है, एस से स्टाफिंग है, डी से डायरेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है। चलिए डी से डायरेक्टिंग है, मतलब रहनुमाई फराहम करना। ये जिम्मेदारी है डायरेक्टर की और प्रिंसिपल की। ठीक है। अगर उसमें डायरेक्टली काम ठीक ठाक से हो रहा है तो तालीमी इंतज़ामिया ठीक ठाक से चलेगा। अगला सवाल है 85, स्कूल की कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत है? मादी वसाइल, माली वसाइल, बैरूनी वसाइल, इंसानी वसाइल। भाई स्कूल हमने खड़ा कर दिया, ठीक है, उसके पास पैसे भी बहुत हैं, ठीक है, और अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, बाहर से भी सोर्स है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन टीचर नहीं है सपोज़, तो पढ़ाएगा कौन? तो जाहिर सी बात है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा। अब इसका अपोजिट चलिए, एक स्कूल है जो मतलब टीन के शेड में चल रहा है या खप्पर छप्पर में चल रहा है, लेकिन वहाँ एक से एक टीचर है, तो जाहिर सी बात है कि वो स्कूल बहुत तरक्की करेगा, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, बच्चे वहाँ टूट पड़ेंगे। तो इंसानी वसाइल ही सबसे अहम होता है स्कूल की कामयाबी के लिए। ठीक है। आप देख लीजिए कि सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर वही चलता है जहाँ के टीचर अच्छे हों। तो ह्यूमन रिसोर्स रहेगा तो सब टीचर वहीं भागेंगे, चाहे अगर उस कोचिंग सेंटर में एसी नहीं लगा हुआ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। मुश्तरका फ़हरिस्त में शामिल करने से पहले तालीम किस फ़हरिस्त में शामिल थी? तो जाहिर सी बात इसका जवाब है बी है, रियासती फ़हरिस्त में थी। 1976 में जब 44वां संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन, ठीक है ना, 44वां संशोधन जो हुआ था उसमें जो है एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से निकाल कर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। ठीक है, सॉरी, हाँ यही कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। तो उससे पहले वो रियासत की ज़िम्मेदारी थी कि वो अपने शहरियों को तालीम फराहम करे। तो आपका जवाब हो जाएगा 86 का रियासती फ़हरिस्त। ठीक है। चलिए आगे। 25 सितंबर 1985 से कबल मरकज़ी वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल का नाम क्या था? वही था जो आजकल कर दिया गया है, वज़ारत तालीम। ठीक है, अभी क्या है, मरकज़ी वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल ये नाम है, लेकिन 1985 से पहले इनका नाम वज़ारत तालीम था और अब वज़ारत तालीम फिर नाम रख दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, इसका नोटिस भी यूनिवर्सिटी वगैरह को दे दिया गया है। आगे चलिए। किसी भी तालीमी इदारे की मनसूबाबंदी करते वक्त किस चीज़ को पेश नज़र रखना ज़रूरी है? क्या इदारे से वाबस्ता अफराद की ख्वाहिशात को? बिल्कुल नहीं। इदारे के सदर मुदरिस की शोहरत को? ये भी, इसको भी क्यों सामने रखा जाएगा? तो फिर क्या है, इदारे के लिए इनाम व एज़ाज़? बिल्कुल भी नहीं। इदारे के अगराज़ व मकासिद, ज़ाहिर सी बात है कोई इदारा जो खोला गया है उसके कुछ अगराज़ व मकासिद होंगे, तो उन मकासिद की तकमील इसी चीज़ को सबसे अव्वल रखना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग करते वक्त।
स्कूल के मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? असातिज़ा के लिए दौरान मुलाज़मत तरबियत का नज़्म, ये भी ज़रूरी है कि दिन ब दिन मालूमात में इजाफ़ा हो रहा है, हर 6 महीने में मालूमात दोगुना हो जा रही है, ठीक है। और लोग जितनी मालूमात लेकर पहुँचते हैं उसमें इजाफ़ा ज़रूरी है। नए नए तरीक़े तदरीस निकल कर के आ रहे हैं। अगर असातिज़ा को तरबियत न फराहम की जाए तो वो ज़िंदगी दौड़ में पीछे रह जाएंगे। और इसी के साथ सरपरस्तों का ताउन और इश्तराक नहीं रहेगा तो एक बच्चे को सही तरीके से तालीम मुहैया नहीं कराई जा सकती, क्योंकि बच्चे स्कूल में 6 घंटे या 7 घंटे गुजारते हैं, लेकिन बाकी टाइम वो अपने सरपरस्तों के साथ रहते हैं। तो अगर तालीम व तालीम को बेहतर बनाना है तो सरपरस्तों का ताउन और इश्तराक भी ज़रूरी है। तो आपका जवाब हो जाएगा 89 का ए और बी दोनों, ठीक है, मतलब डी, ए और बी दोनों। चलिए आगे। स्कूल के सरबराह में कायदाना सलाहियत का होना ज़रूरी है। यानी कायदाना सलाहियत से क्या मुराद है? क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेने का तजर्बा रखता हो, या वो सियासी रहनुमा के साथ वाबस्ता हो, या अपने स्टाफ और तलबा की रहनुमाई करने करने के इरादे के मकासद के हुसूल इदारे के मकासद के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए कोशा हूँ, या वो अपने तलबा को मुस्तकबिल में सियासी लीडर बनाने के लिए तैयार हूँ। देखिए, इलेक्शन, सियासी रहनुमाई या सियासी लीडर बनाना ये थोड़ी ना मकसद है, क्योंकि वो एक स्कूल का सरबराह है, आम लीडर नहीं है, आम नेता नहीं है, बल्कि स्कूल का नेता है। तो स्कूल की लीडरशिप के लिए ज़रूरी है, स्कूल में लीडरशिप का मतलब ये हुआ कि असातिज़ा और तलबा को वो रहनुमाई फ़राहम करें, तालीम का जो मकसद है उसको हासिल करने में उनकी रहनुमाई करें। तो इस आपका जवाब हो जाएगा 90 का सी, ठीक है ना। वो अपने स्टाफ और तलबा की रहनुमाई करने के लिए इदारे के मकासद के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए कोशा हूँ। इबारत में थोड़ा झोल है, लेकिन मतलब यही है कि वो असातिज़ा की रहनुमाई करे और तलबा की रहनुमाई करे, ना कि इलेक्शन में हिस्सा ले। चलिए आगे। माहौलियाती तालीम, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, NCEPC से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है नेशनल काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, काउंसिल वाला ही मुराद है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, नेशनल काउंसिल सेंटर होगा या काउंसिल होगा? तो मेरा जवाब है कि काउंसिल होगा, ठीक है, डी आंसर होगा इसका। आगे चलिए। हवा में नाइट्रोजन गैस का तनासुब कितने फ़ीसद है? तो 78% है, सबसे ज़्यादा हवा में, ठीक है, यही है, उसके बाद ही ऑक्सीजन है। चलिए आगे। अंग्रेज़ी लफ्ज़ इकोलॉजी में शामिल यूनानी लफ्ज़ है ओइकोस का क्या मतलब है? इसका मतलब रिहाइश है, ठीक है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है, रिहाइश है, ठीक है। इसलिए इकोलॉजी मतलब ऐसी जगह जहाँ पर इंसान आसानी से रिहाइश पजीर हो सके, वहाँ पानी हो, हवा हो, सही मौसम हो, तभी आदमी रिहाइश इख्तियार करेगा। इकोलॉजी का मतलब काबिल रिहाइश जगह, ठीक है, जहाँ पर हर चीज़ का संगम हो, ज़िंदगी जीने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है, हवा पानी सब हो वहाँ पे। फ़िज़ा, समंदर और ज़मीन पर मुश्तमिल ज़मीन के अतराफ़ ज़िंदगी के दायरे को क्या कहते हैं? लाइफ सर्किल को क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे, है ना, जहाँ ज़िंदगी का दायरा पाया जाता हो, ज़िंदगी का दायरा, ठीक है, तो वो इकोसिस्टम में होता है। आगे चलिए। समंदर का शुमार किस किस्म के वसाइल में किया जाता है? समंदर चूँकि बहुत ही विशाल है, बहुत अजीम है, और ये किसी एक ही मुल्क की सरहद से लगी हुई नहीं है, तो गोया कि ये अगर इसे हम वसाइल माने, यकीनन ये वसाइल है, क्योंकि इसमें जहाज़रानी की जाती है, इसमें खुदाई की जाती है, तो कहीं से तेल निकलता है, कहीं पर और किसी चीज़ का उत्खनन किया जाता है। तो ये एक ऐसा वसाइल है जो हर कौम के लिए दस्तयाब है, ठीक है। जो कोस्टल एरिया है उसको छोड़ करके अब ये मालूम कर लीजिएगा कि कोस्टल एरिया से कितना दूर तक समुंदर किसी मुल्क का की निजी वसाइल में आता है, उसके बाद बैनुल अक़वामी वसाइल में शुरू हो जाता है। ये देखना होगा 20 माइल या उससे ज़्यादा, ऐसे ही है कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो समुंदर जो है बैनुल अक़वामी वसाइल में से है। मरकज़ी हुकूमत ने कोयले की कानों को किस साल में कौमियाया था? देखिए, मरकज़ी हुकूमत ने कोयले की कानों को 2 फेज़ में अपनाया था। एक तो था 1971-72 के दौरान, जो कोकिंग कोल था, और 73 में फ़ाइनल हुआ था दूसरा फेज़ वाला। तो इसका सही जवाब 73 ही माना जाएगा, ठीक है, कि मरकज़ी हुकूमत ने कोयले की कानों का नेशनलाइजेशन 1973 में किया था। किसी दिए गए इलाके में औसतन 30 साल तक पाई गई यकसा आबो हवा को क्या कहा जाता है? क्लाइमेट,
ठीक है, 30 साल तक वहाँ क्या मौसम रहा। अगर वो मौसम की जांच की गई, पाया गया कि यहाँ पर जो है मान लिया कि 3 महीना जो है गर्मी रहती है, 3 महीना सर्दी रहती है, 3 महीना बरसात रहता है और 3 महीना सपोज़ ख़ज़ां का मौसम रहता है, तो 30 साल तक देखा जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसके बाद फिक्स कर दिया जाता है और तय कर दिया जाता है कि इस इलाक़े का क्लाइमेट ऐसा है। ठीक है, तो 30 साल तक ऑब्ज़र्वेशन चलता है, फिर वो वहाँ का क्लाइमेट तय होता है। तो आबो हवा को, वहाँ के आबो हवा को मौसम कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे। सूरज की मुज़िर शुआओं से बचने के लिए ज़मीन के अतराफ़ के ऊपर कुदरती तौर पर मौजूद परत को क्या कहते हैं? तो ओज़ोन की परत होती है। जो मुज़िर शुआएँ वहाँ से आती हैं वो उसको रोकने का काम करती हैं। ठीक है, चलिए, बर्ड फ्लू किस वायरस से फैलता है? तो ये फैलता है ए से। ठीक है, ए वाले से, मतलब H5N1 से। ठीक है, अगला है कि बैनुल अक़वामी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़वातीन का ये कह लीजिए दहाई कब मनाया था, डिकेट कब मनाया था? तो इसका जवाब है 1975 से लेकर के 1985 तक। ठीक है, आगे चलिए, तो आपका यहीं पर ख़त्म हुआ। ठीक है, एमएड एंट्रेंस टेस्ट का ये 2017 का प्रीवियस क्वेश्चन था। इसको हमने 2 वीडियो में अपलोड किया है, इसे आप बगौर देखिए और जहाँ जहाँ आपको गलत महसूस होता है या आपको शक महसूस होता है कमेंट में लिखिए और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए। हमारी कामना और दुआ है कि आप इस एग्ज़ाम में पास करें और हमारे मानो सिटी में ज़रूर दाखिला लें। आइए, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सेशन में होती है। शुक्रिया।